उसका नाम इमरान उर्फ मानी था। नामी ग्रामी पहलवान मानी की तरह अपने फ़न में माहिर। गुज़िश्ता चंद सालों से वही इस छोटे से कस्बे में पहलवानी के मुकाबले में अव्वल नंबर पर आ रहा था और अब महीना भर बाद फिर सालाना मुकाबला था। और अगर मानी ये मुकाबला भी जीत जाता तो उसे नाकाबिल तस्कीर का खिताब मिल जाता। आज से 30 साल पहले भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन फिर उसके बाद इतने सालों तक ये एजाज़ कोई और हासिल न कर सका। जिसने इस एजाज़ को हासिल किया था वो पहलवान अब इस दुनिया में मौजूद नहीं था। लेकिन अब कस्बे के 80% लोगों को उम्मीद थी कि मानी ज़रूर ये अवार्ड हासिल कर लेगा। बाकी 20% वो लोग थे जो मानी से परखाश रखते थे। जाहिर है कि जहां हामियों की तादाद बढ़ जाए वहां दुश्मन भी ज़रूर पैदा हो जाते हैं। जबकि अपने शोबे से हटकर मानी सिर्फ मानी था। उसकी रग रग में शराफत, सादा लोही और नरम दिली रची बसी थी। और यह हकीकत थी, वरना आज से चंद साल पहले तक मानी क्या था। गुजरे दिनों के वो सारे मंजर आज भी उसकी यादों की सेज पर तरोताज़ा थे। वो अपने मोहतरम उस्ताद के एहसानात कैसे भूल सकता था, जिनकी बदौलत वो इस मुकाम पर था। हाँ, वो उस्ताद जो आज भी उसके साथ थे। उसके माँ बाप बचपन में ही फौत हो गई थी। बाप का रूप तो उसे बहुत अच्छी तरह याद था, अलबत्ता माँ का सिर्फ साया ही ध्यान में रहता था। उसका बाप एक मेहनती मजदूर था, लेकिन उसने अपने बेटे को कस्बे के सबसे अच्छे स्कूल में दाखिल करवाया था, और वो भी सेकेंडरी क्लासेस में ही था कि बाप का साया भी सर से उठ गया। वो एक हादसाती मौत का शिकार हुआ था। इस वाक़े के बाद मानी की दुनिया ही बदल गई। ज़मीन भी अजनबी हो गई और आसमान ने भी मुंह मोड़ लिया। अब इस घर में वो था और उसके बाप की ज़िंदगी में रखा जाने वाला बूढ़ा मुलाजिम दीनू बाबा थे। दीनू बाबा बहुत ज़्यादा खामोश तबीयत इंसान थे। मानी उन्हें अक्सर ये कहकर छेड़ता था, दीनू बाबा समझ में नहीं आता कि आपका शुमार जिन्नों में रखा जाए या जिंदगी और मौत बराबर ही है बेटा। दीनू बाबा ने मुस्कुराकर एक दिन कहा, मैंने इन दोनों को बहुत करीब से देखा है। इतना कहकर दीनू बाबा अपनी लंबी और घनी सफ़ेद दाढ़ी में उंगलियों से खलाल करते हुए किसी सोच में डूब गए। मानी को पहलवानी का बहुत शौक था और इसी शौक के सबब वो एक पहलवान जाबिर के उखाड़े में पहुंच गया। पहलवान जाबिर उसे सर से लेकर पांव तक घूरने लगा। तू हम लोगों से मजाक करने आया है? जाबिर ने उसे गौर से देखा। वो अपने मखसूस पलंग पर आलती पालती मारकर बैठा था और उसके दाएं बाएं 2 मुस्टंडे जवान पहलू से लगे बैठे उसके कंधे दाब रहे थे। जहां पलंग रखा हुआ था ये एक काफ़ी खुली जगह थी, जिसे 3 एतराफ में पौधों की बाढ़ के जरिए सहन का रंग दे दिया गया था। मैं आपसे मजाक क्यों करूंगा? बड़े इत्मीनान से जवाब दिया गया। क्या आपका और मेरा कोई ताल्लुक है? ये जुमला ज़रा भारी था। जाबिर ने उस दुबले पतले और खूबसूरत मानी को गहरी नज़र से देखा और अपनी भारी आवाज़ में कहा, क्या नाम है तेरा? मानी। हूँ। जाबिर ने हुंकारा भरते हुए सर हिलाया। क्या कह रहा था तू? फिर से बोल। मुझे ये फ़न सीखना है, पहलवानी का फ़न। क्या आप मुझे सिखा दोगे? मानी ने पुरशौक लहजे में पूछा था। जाबिर ने एक ज़ोरदार कहकहा लगाया। उसके चेलों के होंठों पर भी मुस्कुराहट दौड़ गई थी और वो भी मायने खेज नज़रों से मानी की तरफ मुतवज्जा थे। इसमें हंसने वाली क्या बात है जनाब? मानी के लहजे में हैरत का अंसर था। मैंने कोई लतीफ़ा तो नहीं सुनाया। आप मुझे सिखाएं ये फ़न। तू इस काबिल है? जाबिर हंसते हुए बोला। अपनी हालत तो देख, मुझे तो लगता है कि तू अपनी जमा पूंजी खूब लुटाता है। इस जुमले को मानी समझ ना सका, अलबत्ता उसने ये ज़रूर देखा था कि जाबिर के दोनों चेले अलग फाड़कर हंसे थे। मैं आपकी बात को समझ नहीं सका। मानी के लहजे में उलझन थी। समझेगा भी नहीं, जाबिर ने जवाब दिया। अब जाओ भाई, तुमने हमारा बहुत दिमाग खा लिया। जाओ खेलो कूदो और ऐश करो। जाओ। नहीं जाऊंगा। मानी को भी जिद आ गई। मैं कह रहा हूं ना कि आप मुझे अपना शागिर्द बना लें। और जाओ भाई, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। 2 सेकंड में तुम्हारी हड्डी पसली बराबर हो जाएगी। जाओ, शाबाश। मानी अब भी अपनी जगह पर खड़ा रहा। ठहरो उस्ताद, एक चेला उठते हुए बोला। मैं अभी इसका बुखार उतार देता हूँ। यह हमारे जाबिर उस्ताद को खामखा परेशान करने पर तुला है। अरे अरे तुला रे। जाबिर ने अपने चेले को टोका। गुस्सा मत कर, ये तो भोलू राम है। बेचारा पहले ही 1.5 पसली है। अगर तूने इसकी 1 आध पसली और कम कर दी तो क्या करेगा? दोनों चेले फिर हंस पड़े। फिर जाबिर के चेहरे पर ना जाने क्यों एक शैतानी सी मुस्कुराहट नमूदार हुई और वह मानी से मुखातिब हुआ। कल दिन में 3 बजे आना, मैं सिखाऊंगा तुझे कुश्ती। अब जाओ। मानी के चेहरे पर खुशी के आसार फैल गए। उसने जल्दी से गर्दन हिलाई और वापसी के लिए घूम गया। दूसरे दिन मानी दोपहर का खाना वगैरह खाकर जाबिर की तरफ जाने के लिए तैयार होने लगा।
लिबास तब्दील करके वो दीनू बाबा के कमरे में आया। दीनू बाबा, मैं ज़रा काम से जा रहा हूँ, शाम तक आ जाऊँगा। कहाँ जा रहे हो बाबूजी? दीनू बाबा उसे इसी नाम से पुकारता था। आकर बताऊँगा, बस जल्दी आने की कोशिश करूँगा। फिर बताने से क्या फ़ायदा होगा बाबूजी? अभी बताने में क्या हर्ज है? अभी मज़ा नहीं आएगा, मानी मुस्कुराया। मैं वापसी में ही बताऊँगा, और अगर काम हो गया तो साथ में मिठाई भी लाऊँगा। आपकी मर्जी है। दीनू बाबा की मुस्कुराहट बहुत शानदार होती थी। मेरे लिए तो बस आपकी खैर व आफियत ही मिठाई का बदल है। आप जहाँ जाओ वहाँ कामयाबी आपके कदम चूमे, मौला करे। शुक्रिया दीनू बाबा। मानी ने मुस्कुराकर सर हिलाया। फिर वह घर से निकल गया था और ये ना देख सका कि उसके जाने के बाद दीनू बाबा भी घर में नहीं रुके थे। वो भी दरवाजे पर ताला डालकर निकल खड़े हुए थे। आज भी जाबर पहलवान के डेरे पर वही तीनों मौजूद थे, लेकिन आज पलंग खाली पड़ा था और तीनों मसरूफ दिखाई दे रहे थे। मानी एक कोने में खड़ा होकर निहायत दिलचस्पी से उनके दाव पेच और धींगा मुश्ती को देख रहा था। काफी देर बाद जाबर की उस पर नजर पड़ी। साथ ही वो चिल्लाया, अरे टिड्डी पहलवान आ गया। उसके दोनों शागिर्द भी रुक गए और मानी को घूरने लगे। उन दोनों की आंखों में भी तमस्कर उड़ाने का अंदाज झलक रहा था। आओ भाई आओ, जाबर ने नारा लगाया। हम लोग तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। मानी जरा झिझका, फिर कुछ सोचकर आगे बढ़ा और उनके दरमियान आ खड़ा हुआ। चलो भाई, जाबर ने कहा, पहला सबक शुरू करो और मुर्गा बन जाओ। मुर्गा? मानी ने हैरत से दोहराया। हाँ, स्कूल में पढ़े हो? जी हाँ। स्कूल के मास्टर ने तुमको कभी मुर्गा नहीं बनाया? जी बनाया है। उसने सर हिलाया। बस तो फिर वैसा ही मुर्गा बनना है तुम्हें। लेकिन वो तो सजा होती है। हम कोई गलती करते थे तो इस बात पर मास्टर साहब हमें मुर्गा बनाते थे, मानी ने मासूमियत से बताया। दोनों शैले हंस पड़े। उस्ताद के होंठों पर भी मुस्कुराहट अटकेलियां कर रही थी। फिर वह संजीदा होकर बोला, पहलवान ऐसे ही नहीं बन जाते, खून का पसीना हो जाता है, अपनी जान जोखों में डालनी पड़ती है। कोल्लू के बैल की तरह मेहनत और मुशक्कत के पहाड़ तोड़ने पड़ते हैं। हाथ पर सरसों जमाई जाती है। नादान बच्चे, ना जाने कितनी जान कनी और कठिन मरहलों से गुजरने के बाद पहलवान का एजाज मिलता है। और तेरी तो अभी इब्तदा भी नहीं हुई है। ठीक है, मानी ने सर हिलाकर हामी भरी। मुझे मंजूर है। ये कहकर वो झुका और दोनों घुटनों के दरमियान से बाजू निकालकर कान पकड़ लिए। शाबाश। उसके कानों में जाबर उस्ताद की आवाज आई। फिर वो अपने चेले से मुखातिब हुआ, दुलारे बैठ जा इसकी पीठ पर। दुलारा तो शायद इसी हुक्म का मुंतजिर था। उसने आओ देखा ना था, झट से आगे बढ़ा और मानी की कमर पर अपनी तशरीफ रख दी। वो बेचारा तो पूरा हिलकर रह गया। पहाड़ जैसा वजन उसके नातवां जिस्म से कैसे बर्दाश्त होता। ना ना, जाबर ने आवाज लगाई, हिलना मत, बर्दाश्त करो। ये तुम्हारा इम्तिहान है। अगर इसमें पास हो गए तो पहलवान बन सकोगे, वरना नहीं। ये अल्फाज मानी के कानों में गूंज कर रह गए। उसने अपना लरसता हुआ धड़ और कपकपाती हुई टांगों को संभालने की पूरी कोशिश की। शाबाश, हिम्मत कर जवान। एक बार फिर जाबर की आवाज गूंजी। लेकिन जवान कहाँ से हिम्मत करता। उस बेचारे की तो हालत ही बुरी हो रही थी। लेकिन अब तो सीने में सांस भी घुटने लगी थी। उसे यूं लगा जैसे किसी लम्हे में भी उसका दम उखड़ जाएगा। और फिर वही हुआ जो किसी लम्हे में हो जाना था। अरे अरे, दुलारे ने ये कहते हुए बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला, क्योंकि अदनान धड़ से एक जानिब लुढ़क चुका था। अब उसका बेहिस्सो हरकत जिस्म जमीन पर पड़ा हुआ था। वो बेहोश हो चुका था। ऐन उसी वक्त किसी ने जाबर के कंधे पर हाथ रख दिया। जाबर उस वक्त पूरी तरह मानी की तरफ मुतवज्जा था, इसलिए चौंक उठा। और जब वो मुड़ा तो उसके सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। घनी और सफ़ेद दाढ़ी मूंछें, दराज कद, चौड़े शाने और बेदाग सफ़ेद कपड़ों में मलबूस उस बूढ़े की आंखों से बेपनाह गुस्सा छलक रहा था। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? बूढ़े के लहजे में गैज़ो गज़ब था। एक मासूम बच्चे को अपने जुल्म का निशाना बना रहे हो? तुम कौन हो? जाबर ने उसे घूरा। तुम्हारा बाप तो नहीं हूँ, बूढ़ा मुस्कुराया, लेकिन उम्र तो इतनी ही होगी। ए बड़े मियाँ, दुलारा आगे बढ़ा, जरा तमीज से बात करो जाबर उस्ताद से। लेकिन बूढ़ा उसे खातिर में कब लाया था। वो तो मानी की तरफ बढ़ा और किसी खिलौने की तरह उसे हाथों में समेटा और आराम से पलंग पर डालकर बुड़बुड़ाया, बेहोश है। हाँ। मानी की आंखें मुसलसल बंद रहीं। अब बूढ़ा दोबारा उन तीनों की तरफ मुड़ा। क्या कर रहे थे तुम लोग? बूढ़े ने जाबर से पूछा। उसका लहजा अच्छा नहीं था। तुमसे मतलब? जाबर ने नथने फुलाकर कहा। मुझे बताओ, बूढ़े ने जिद की। हम इसे पहलवानी सिखा रहे थे, जाबर ने कुछ सोचकर जवाब दिया। अच्छा? बूढ़ा गोया हैरतज़दा रह गया।
ऐसे सिखाती हैं? कभी खुद भी सीखी है या बस मक्खियां ही उड़ाते हो? देखो बड़े मियाँ, जाबर का लहजा नरम गरम सा था। मैं तुम्हारी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ। अब तुम अपना रास्ता नापो, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा हाथ उठ जाए। हाथ उठाओ नहीं मेरे बच्चे, बूढ़े ने उसे पुचकारा, बल्कि हाथ मिलाओ, और अगर तुमने मुझसे अपना हाथ छुड़ा लिया तो मैं मान जाऊंगा कि तुम वाकई पहलवान हो और इस बच्चे को पहलवानी सिखा सकती हो। और अगर ना छुड़ा सके तो फिर मेरी बात सच होगी। तुम बड़े मियाँ, तुम मुझसे हाथ मिलाओगे? उस्ताद जाबर के लहजे में बला की हैरत थी, साथ ही उसने बूढ़े को सर से लेकर पांव तक घूर के देखा था। हाँ आओ। बूढ़े ने हाथ आगे बढ़ा दिया। उस्ताद जाबर ने उसके इस तखवानी हाथ को देखा जो झुर्रियों से भरा हुआ था, और फिर अचानक ही एक जोरदार और बेसाख्ता किस्म का कहकहा उसके मुंह से बरामद हुआ। उसके दोनों चेले भी मजाक उड़ाने वाले अंदाज में बूढ़े को देखकर हंस पड़े। फिर बड़ी मुश्किल से जाबर ने खुद को संभाला और अपने चेलों की तरफ देखकर एलानी अंदाज में बोला, हाँ भाई, क्या ख्याल है, कबूल कर लूं ये चैलेंज? चेले फिर हंसे। उधर बूढ़े ने मुंह बनाकर कहा, जल्दी करो, मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे बच्चे को भी लेकर जाना है। बच्चे को लेकर जाना है? जाबर ने उसे घूरा। कहाँ? इसके घर। जवाब मिला, मैं इसे जानता हूँ। तो फिर इसे उठाओ और चलते फिरते नजर आओ, जाबर ने फौरन कहा। पहले हाथ मिलाओ, बूढ़े ने बच्चों की तरह जिद की। अब तो जाबर को यकीन हो गया कि बूढ़ा सनकी है। वो अपने साथियों की तरफ आंख मारकर बोला, अच्छा भाई, अब तुम इसरार करती हो तो आओ। ये कहकर जाबिर ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। बूढ़े ने जाबर के पंजे में अपना पंजा फंसा दिया। जाबर के होंठों पर एक तंजामेज मुस्कुराहट दौड़ने लगी। चंद लम्हे वो अपनी मुस्कुराहट ही के मजे लेता रहा। फिर अचानक ही उसने अपने हाथ को एक जोरदार झटका मारा। उसे पूरी उम्मीद थी कि बूढ़ा अपना हाथ छुड़ाकर कलाबाजी खाकर गिरेगा, लेकिन दूसरा लम्हा हैरत अंगेज था। जाबर की आंखों में हैरत के दिए जल उठे, क्योंकि उसका हाथ अब भी बूढ़े के हाथ में था। जाबर ने एक बार फिर अपना हाथ छुड़ाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। उसके माथे पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें चमकने लगीं, चेहरे पर हवाइयां उड़ गईं। उसे 1% भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा। एक बूढ़े इंसान से उसे मजाक ही मजाक में चैलेंज करना भारी पड़ जाएगा। उसके चेले भी अब सूरत हाल समझ चुके थे और काफी हैरतज़दा नजर आ रहे थे। बूढ़ा बड़े इत्मीनान से जाबर की जोर आजमाई का तमाशा देख रहा था। अचानक उसने हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पर लाते हुए अपने हाथ की गिरफ्त से जाबिर के हाथ को आज़ाद कर दिया, और जाबिर यूं लग रहा था जैसे वो नींद से जागा हो। कभी वो अपने हाथ को देखता, टटोलता, और कभी बूढ़े के हाथ को घूरने लगता। जो मैंने कहा था वो सच निकला। बूढ़े की पुरसुकून आवाज़ ने माहौल का सुकूत तोड़ डाला। तुमने बस मक्खियाँ उड़ाई हैं। फिर बूढ़ा उन लोगों की तरफ से बेनियाज होकर बच्चे की तरफ बढ़ा, उसे पलंग से उठाकर कंधे पर डाला और वहां से निकल आया। जाबर और उसके चेलों की तो गोया सिट्टी ही गुम हो गई थी। बूढ़े ने जाबर पहलवान के अहाते से बाहर आकर बड़े प्यार से बेहोश मानी की कमर थपथपाई और सरगोशी के अंदाज में बुड़बुड़ाया, अब तू फिक्र मत कर बेटा, तेरा दीनू बाबा तुझे पहलवान बनाएगा, नाकाबिले तस्खीर पहलवान। वक्त गुजर रहा था और मानी के अंदर आहिस्ता आहिस्ता एक पहलवान नमूद पा रहा था। उसे खुद बड़ी मुश्किल से इस बात का यकीन हुआ था कि उसे पहलवानी की शानदार मशकें कराने वाला दीनू बाबा है। उस दिन जो तमन्ना और ख्वाब लेकर वो घर से निकला था, सोच भी नहीं सकता था कि वो तमन्ना, वो ख्वाब घर ही के सहन में पूरा हो जाएगा। थोड़े ही अरसे में उसने अपने अंदर बेपनाह तब्दीलियां महसूस की थीं। एक दिन मानी ने बूढ़े दीनू बाबा से कहा, बाबा मुझे अपनी जिंदगी की कहानी सुनाओ, मुझे कुछ तो बताओ दीनू बाबा। दीनू बाबा मुस्कुराए, मेरी जिंदगी की कहानी बहुत लंबी है और ये कहानी मैं तुम्हें उस वक्त सुनाऊंगा जब तुम इम्तिहान में पूरे उतर जाओगे और कामयाबी हासिल कर लोगे। ये कहते हुए दीनू बाबा की आंखों में गैर मामूली सी चमक उजागर हो गई। यूं लग रहा था जैसे वो किसी अंदरूनी जज्बे से सरशार हो रही हों। क्या तुम भी मुझे मुर्गा बनाओगे? मानी ने हल्की सी हंसी के साथ पूछा। ना काम के ना काज के, दीनू बाबा ने होंठ सुकेड़ लिए। पहलवान बना फिरता है, क्या आप उसे जानते हैं? मानी चौंका। हाँ, दीनू बाबा ने सर हिलाया, फिर जल्दी से बोले, अगर तुम मुझसे पहले ही अपनी ख्वाहिश का इजहार कर देते तो तुमको उसके पास जाकर मुर्गा ना बनना पड़ता। अब मुझे क्या मालूम कि आप भी 30 मार खान हो। मानी ने जवाब दिया, आपको देखकर कौन सोच सकेगा कि आपको भी पहलवानी के गुर आते होंगे। दीनू बाबा मुस्कुराए, फिर एक तवील सांस लेकर बोले, सच्ची बात तो ये है कि मेरी भी दिली ख्वाहिश यही थी कि तुमको। वो बोलते बोलते रुक गए, किसी सोच में पड़ गए थे। जब काफी देर गुजर गई तो मानी ने टोका, कहाँ खो गई दीनू बाबा? कहीं नहीं, वो मुस्कुराए, चलो अब खाने का वक्त हो रहा है, खाना खा लो। वो किस चीज का हलवा है? वो जो आप मुझे खिलाती हैं। मानी को अचानक ही ख्याल आया था।
वो ताकत का खजाना है। दीनू बाबा के लहजे में जोश था। ऐसी चीज़ों का मुरक्कब है जो तुम्हारे अज़ाओं को अंदरूनी तौर पर मजबूत करें और तुमको ठोस फौलाद बना दें। अब सारी बातें ख़त्म और खाना शुरू। चलो उठो। ये मानी का बतौर मानी पहला साल था। दूसरे पेशावर पहलवानों की तरह जगह जगह उसके पोस्टर नहीं लगे थे और ना ही उसके बूढ़े उस्ताद ने किसी और तरीके से उसकी तशहीर की थी। बस अचानक ही फ़न पहलवानी के आसमान पर यह सितारा उभरा था और लोगों की आंखें खीरा हो गई थीं। उसका जिस्म भारी भरकम हरगिज़ नहीं था, लेकिन दीनू बाबा की ज़ेरे सरपरस्ती में उसका अंग अंग ठोस हो चुका था। राउंड के खेलों में इंतहाई महारत से मुसलसल जीत हासिल करने के बाद वो फाइनल राउंड में पहुंचा और अपने मुकाबिल को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ये मुकाबला भी कोई आसान नहीं था। उसका मुकाबिल नामी ग्रामी पहलवान था जो पिछले साल भी फातेह रह चुका था, लेकिन जो हैरत अंगेज और अनोखे गुर मानी के पास थे वो उनके मुकाबले में न ठहर सका। मुकाबला बहुत सनसनीखेज था। तमाशाइयों की सांसें तक ही रुक कर रह गई थीं। तमाम तमाशाइयों में दीनू बाबा भी मौजूद थे। उनकी निगाहें डाइस पर थीं और होंठ मुसलसल हरकत में थे। वो कुछ पढ़ रहे थे। थोड़ी थोड़ी देर बाद वो आंखें बंद कर लेते थे और जब उनकी आंखें खुलती तो उनकी सुर्खी बढ़ जाती। हो सकता है कि वो मानी के लिए दुआ गो हों। हर साल की तरह ये मुकाबला भी कस्बे के सबसे बड़े मैदान गोल्डन ग्राउंड में मुनक्किद हुआ था और वो उस वक्त खचाखच भरा हुआ था। कहीं किसी कोने में तिल धरने की जगह भी नहीं थी और मुकाबला लोगों की सोच से ज़्यादा हैरत अंगेज था। मानी की लड़ाई और बचाव का अंदाज तमाशाइयों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर रहा था। किसी के ज़हनो गुमान में भी ना होगा कि मानी ने अपने उस्ताद के लिए कभी किसी के साथ कोई मश्क नहीं की, कोई मुकाबला नहीं किया। वो उस वक्त एक माहिर फाइटर की तरह डाइस पर जमा खड़ा रहा, जबकि उसका हरीफ भी कोई मामूली पहलवान नहीं था। उसका नाम जग्गा पहलवान था और पूरे कस्बे में उसके पोस्टर जगह जगह आवेज़ा थे। अब आखिरी राउंड था। इस मुकाबले की फैसला कुन घड़ी आन पहुंची थी। मानी के हरीफ जग्गा पहलवान ने अपना आखिरी दाव आजमाया। ये दाव सैकड़ों मौक़ों पर उसे कामयाबी से हमकिनार कर चुका था और इसमें जकड़ने वाला उठकर पानी भी नहीं मांगता था। और उस वक्त देखने वालों की सांसें ही रुक गईं जब जग्गा ने अपना दाहिना घुटना ज़मीन पर टेकने के बाद बाएं घुटने पर मानी को झुकाकर उसके बाजू में अपना हाथ डालकर जकड़ लिया। उस वक्त ना जाने कितने ही लोग उठकर खड़े हो गए। उनमें खुद दीनू बाबा भी शामिल थे। उनके चेहरे पर बेचैनी और इज़्तिराब के आसार साफ दिखाई दे रहे थे। उनकी आंखें मुसलसल डाइस की तरफ थीं। अचानक ही उन्होंने अपने दाएं हाथ का मुक्का बनाकर उस पर मुंह से कुछ फूंका और फिर हाथ को सीधा करके डाइस की तरफ किया और मुट्ठी खोल दी। उधर हरीफ ने अपना आखिरी दाव लगा दिया था। मानी चंद लम्हों के लिए तो साकित तो जामिद रह गया। फिर अचानक ही उसके जिस्म में थरथरी सी दौड़ गई। उसने बिजली की सी तेजी से खुद को एक जोरदार झटका मारा। जग्गा पहलवान इस झटके के लिए कतई तैयार न था। नतीजा यह हुआ कि वो उछल कर गिरा और चारों खाने चित हो गया। फिर जो तमाशाइयों ने शोर मचाया तो खुदा की पनाह, मानी ने फौरन ही आगे बढ़कर जग्गा पहलवान के पेट पर अपना घुटना टिका दिया। एक बार फिर तालियों की आवाज़ से फिजा गूंज उठी। मानी ये मुकाबला जीत चुका था। लगातार 4 साल तक मुसलसल नाकाबिले शिकस्त रहने के बाद अब मानी की मंजिल थी 5वां साल। अगर वो ये मुकाबला भी जीत जाता तो आज से 30 साल पहले का वाक़या जिंदा हो जाता, जब जलाल शाह नामी पहलवान ने नाकाबिले तस्खीर का अवार्ड जीता था। लेकिन क्या ये अवार्ड जीतना इतना ही आसान था? जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा था, मानी के दिल की धड़कनें बेरब्त हो रही थी। खुद उसने अपने उस्ताद दीनू बाबा को भी तशवीश में मुब्तला देखा। मानी को इस बात पर काफ़ी हैरत भी थी कि कभी कभी वो महसूस करता कि दीनू बाबा अंदरूनी तौर पर बहुत सरासीमगी का शिकार है। अब तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। इतने सालों में उसने कभी दीनू बाबा के पुरसुकून और ठहरे हुए समुंदर की तरह बेलहर चेहरे पर परेशानी का साया भी नहीं देखा था। लेकिन अब आखिरी लम्हात में दीनू बाबा कमज़ोर सा दिखाई दे रहा था। मानी ने पूछ ही लिया, क्या बात है दीनू बाबा? मैं आपको कुछ दिनों से परेशान देख रहा हूँ। हाँ, दीनू बाबा ने कहा, मैं वाकई परेशान हूँ। क्यों, क्या बात है? तुम नाकाबिले तस्खीर के अवार्ड के लिए खड़े होने वाले हो और मैं इसीलिए घबरा रहा हूँ। आप घबरा रहे हो? मानी ने हैरत से उनकी शक्ल देखी। आपने ही तो मुझे हिम्मत और हौसला देकर इस मुकाम पर पहुँचाया है और अब आप ऐसी बातें कर रहे हो। हाँ मेरे बच्चे, मैं खुद भी इस बात को समझता हूँ, लेकिन आज से 30 साल पहले जो कुछ हुआ था उसकी वजह से मेरा दिल डर रहा है। मैं आपका मतलब नहीं समझा। मानी के लहजे में उलझन थी। दीनू बाबा कोई जवाब देने के बजाय किसी सोच में पड़ गए थे। फिर उन्होंने गहरी नज़रों से मानी की तरफ देखा और भर्राई हुई आवाज़ में बोले, आज से 30 साल पहले जो पहलवान ये अवार्ड जीता था उसका उस्ताद भी मैं ही था। मानी ये सुनकर हैरत ज़्यादा रह गया।
चंद सानिये के लिए उसकी नज़रें अपने उस्ताद पर जमकर रह गईं। ये आप क्या कह रहे हो? उसके मुंह से निकला। मैं ठीक कह रहा हूँ। दीनू बाबा बुझे बुझे से अंदाज में मुस्कुराई। और मैं दीनू बाबा नहीं हूँ, मेरा नाम अल्तमश है और मेरा ताल्लुक एक दूरदराज कबीले से है। दीनू बाबा ने इंकशाफ किया और मानी गोया उलझन आमेज हैरत का मुजस्मा बनकर रह गया। मैं यहाँ गुज़िश्ता कई सालों से रूपोशी की ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ। दीनू बाबा ने मजीद कहा, जिस तरह तुम्हारे इस कस्बे में कुव्वत और ताकत की जोर आजमाई होती है और पहलवानी की जंग होती है, बिल्कुल उसी तरह मेरे कबीले में जादू और सहर का मैदान लगता है। अब तुम समझे कि नहीं? नहीं दीनू बाबा, मानी ने हैरत से नफ़ी में सर हिलाया। मैं आपकी बातें समझने से कासिर हूँ। क्या तुम जादू, सहर और मंत्र के बारे में वाकफियत रखते हो? दीनू बाबा ने सवाल किया। थोड़ा बहुत, मानी ने कहा। मैं तो आपका शागिर्द हूँ। मैंने तुम पर मेहनत की है और तुमने जो मुकाम हासिल किया है उसमें कई फीसद हिस्सा जादू और सहर पर मबनी है, क्योंकि ये भी ताकत के ही दूसरे नाम हैं। पहलवानी की ताकत जिस्मानी होती है और जादूगर रूहानी ताकत का नाम है। 30 साल पहले मैंने इन दोनों को यकजा किया था, लेकिन जालूशाह से ये बर्दाश्त ना हो सका और जलाल शाह अपनी जान से हाथ धो बैठा। जालूशाह ने उसे मौत के घाट उतार दिया। ये जालूशाह कौन है? अदनान ने पलकें झपकाईं। ये तो नाम भी अजीब सा है। वो मेरे ही कबीले का फर्द है, दीनू बाबा ने तवील सांस लेकर कहा। और जादू सहर के मैदान में मेरा हरीफ है। मैं अरसा दराज पहले कबीला छोड़ चुका हूँ, लेकिन वो अब तक मेरी हर कामयाबी का दुश्मन है। मैंने इसीलिए भेस बदलकर तुम्हारे घर में पनाह ली थी और अपनी बकिया मानदा जिंदगी को सादे से अंदाज में गुजारने का फैसला किया था। लेकिन तुम्हारी दिलचस्पी और तवज्जो ने मेरे अंदर के अल्तमश को फिर से जगा दिया। लेकिन उस वक्त मैंने इंजाम के बारे में नहीं सोचा था और ना ही मेरे ज़हनो गुमान में था कि जालूशाह मेरी मेहनत पर पानी फेर देगा। इतना कहकर दीनू बाबा खामोश हो गए। मानी टुकर टुकर उनकी शक्ल देखे जा रहा था। अगर जालूशाह नामी कोई आदमी आपका दुश्मन है तो उसने जलाल शाह को क्यों ख़त्म किया? इसलिए कि जलाल शाह मेरी ही ताकत का नमूना था, दीनू बाबा ने जवाब दिया। और अब तुम हो, लेकिन मैं तुमको उसकी ज़द में नहीं आने दूंगा, नहीं आने दूंगा। ये कहते हुए दीनू बाबा का चेहरा सुर्ख हो गया। फिर वो खामोश होकर होंठ चबाने लगे, जैसे तसव्वुर में किसी जानदार का कच्चा और ताज़ा गोश्त खा रही हूँ। वो है कौन दीनू बाबा? मानी ने बेचैनी से पूछा। कैसा है? कहाँ रहता है? मुझे कुछ तो बताओ। वो शहर का बादशाह है, नाम उसका जालूशाह है। उसकी शक्लो सूरत मखसूस नहीं है, वो रूप बदल कर भी धोखा देता है। वो उस जगह रहता है जहाँ ज़मीन का रंग लाल है और वहाँ मौजूद दरख्तों के पत्ते नीले रंग के हैं। हाँ, मेरा और उसका कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन मैंने अपने इल्म से कभी कोई नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाया, इसीलिए मैं उसकी ताकत के सामने काफ़ी हद तक डट जाता हूँ। अब देखते हैं वो तुम्हारे ताज पहनने के बाद अगर कोई रंग दिखाने की कोशिश करेगा तो मैं अपना पूरा जोर सरफ कर दूंगा। 30 साल का अरसा गुजर गया है, लेकिन जिस तरह वो मुझे याद है मैं भी उसे याद हूँगा। अगर अब भी मैं उसके इल्म के अहाते में हुआ वह ज़रूर कोई छेड़छाड़ करेगा। चलो देखते हैं क्या होता है। हो सकता है कि वो अब मेरा पीछा छोड़ चुका हो। गुलनार होटल में वो तीनों इस तरह बैठी थी जैसे किसी के मुंतज़िर हों। उनके आपस में गुफ्तगू भी जारी थी। उनका मौजू वही था जो आजकल ज़द-ए-आम था, यानी पहलवानी का सालाना मुकाबला। और फिर बातें करते करते वो होटल के सदर दरवाजे की तरफ देखने लगे। यार, मेरा ख्याल है कि वो मुश्किल ही आएगा, एक ने कहा। यह दुबला पतला और मुनहनी सी जिसामत का मालिक था, चेहरे पर बारीक सी मूंछें थी। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, दूसरा बोला। नीले हैट वाले ने अंदर दाखिल होते ही उन तीनों को अपनी नज़रों का मरकज़ बना लिया। वो भी शायद उसी के मुंतज़िर थे। तीनों ने हाथ हिलाकर इशारा किया। नीले हैट वाले के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट दौड़ गई। फिर वो उन तीनों की तरफ बढ़ा। उनकी मेज़ के गिर्द चौथी कुर्सी खाली थी जो उसे पेश कर दी गई। वह शुक्रिया के साथ कुर्सी पर बराजमान हो गया। अब तीनों ने उसे गौर से देखा। अपने हुलिये और रंग ढंग से वो किसी गैर इलाके का फ़र्द दिखाई दे रहा था। कम से कम इस कबीले का तो हरगिज़ नहीं था। मैंने ही आप लोगों से फ़ोन पर बातचीत की थी, हैट वाला मुस्कुराया। आप लोगों के नाम ज़ुबैर, सलीम और बरकत है ना? हाँ बिल्कुल, मेरा नाम ज़ुबैर है, ये सलीम और ये बरकत है। फ़ोन पर तो आप इस तरह गुफ्तगू कर रहे थे जैसे बरसों से हम लोग आपसे वाकिफ़ हों, लेकिन आप तो हमारे लिए बिल्कुल अजनबी हैं। हाँ, वो ज़ुबैर की आंखों में देखकर मुस्कुराया। और ज़ुबैर ना जाने क्यों उसकी आंखों पर अपनी नज़रें न ठहरा सका। उस वक्त ज़ुबैर ने कुछ अजीब सी बात महसूस की थी। मैं भी आप लोगों की लाइन का आदमी हूँ, उसने फिर बात शुरू की, इसलिए गायबाना तौर पर अक्सर लोगों से वाकिफ़ हो जाता हूँ।
हाँ भाई, टाइम कम है, अब मतलब की बात हो जाए। चाय मंगवाई या ठंडा? जुबैर ने पूछा। कुछ भी नहीं, वो नफ़ी में सर हिलाकर बोला। आप लोग अपने लिए जो मंगवाना चाहें मंगवा लो, मैं सिर्फ सादा पानी लूँगा। तकल्लुफ़ कर रही हैं? बरकत ने हंसकर पूछा। नहीं, वो भी मुस्कुराया। ज़रूरत महसूस नहीं हो रही। ज़रा रुककर उसने इधर उधर देखा और आवाज़ धीमी करके बोला, हाँ भाई, अगर मानी जीत गया तो मेरी तरफ से 30 लाख की बोली है, और अगर हार गया तो। वो बोलते बोलते रुक गया क्योंकि बैरा चाय ले आया था। उन लोगों के इसरार पर भी हैट वाले ने चाय नहीं ली। फिर बैरा चाय सर्व करके चला गया। तो आप मुझे 30 लाख अदा करोगे? उसने बात फिर शुरू की। क्या आप लोग इस मुआहदे को डन करते हो? हमें मंजूर है, तीनों यकजुबान होकर बोले। ठीक है, मुआहदे पर साइन होंगे और आप लोग गवाहों का भी इंतज़ाम कर लीजिए, वो बोला। मेरी तरफ से 30 लाख फाइनल। ठीक है, जुबैर ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, फिर चौंक कर बोला, अरे हाँ, याद आया, आपने अब तक अपना तारुफ नहीं करवाया। मेरा नाम? वो थोड़ा सा आगे झुकाया। मेरा नाम जालूशा है। दंगल जीतने के बाद मानी की मुतलाशी निगाहें चारों तरफ सरगर्दा थी, और यही नहीं, उस पर मजीद घबराहट भी तारी थी, क्योंकि दीनू बाबा कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। मानी की ख्वाहिश थी कि कुश्ती जीतने पर उसे जो मेडल मिला था उसे वो दीनू बाबा के गले में डालना चाहता था, क्योंकि दीनू बाबा ही की मेहनत और मदद से वो कुश्ती का दंगल जीत गया था। लाख कोशिश के बावजूद भी मानी दीनू बाबा को तलाश न कर सका। थक हार कर वो अपने घर की तरफ चल पड़ा। जब वो घर में दाखिल हुआ तो चारपाई पर एक रुक्का पड़ा था। उसमें लिखा था, बेटा मानी, मुझे अज़द खुशी है कि तुम ये दंगल जीत जाओगे, और मुझसे ज़्यादा कौन खुश होगा, क्योंकि मेरी मेहनत रायगा नहीं गई। अब तुम अक्लो शऊर से काम लेना, दोस्त दुश्मन में तमीज़ रखना। हो सकता है कि अब हमारी मुलाकात ना हो सके, क्योंकि मेरा अजली दुश्मन जालूशा ने मुझे हलकान कर दिया है, और वो मुझ पर हावी हो जाए और मुझे एक हद में रहने पर मजबूर कर दे। और अगर किस्मत ने साथ दिया तो हो सकता है हमारी मुलाकात दोबारा हो जाए। अपना ख्याल रखना, दीनू बाबा। रुका पढ़कर मानी परेशान हो गया, और फिर उसने मुसम्मा में इरादा कर लिया कि दीनू बाबा, मैं आपको ज़रूर जालूशा की कैद से निजात दिलाऊंगा। एक दिन जंगल में 3 दोस्त मछली का शिकार खेलने गए। वहां पर झील में उन्हें एक लाश तैरती हुई मिली, जिसे देखकर वो परेशान हो गए। इतने में किसी ने पुलिस को खबर कर दी कि फलां जंगल में एक लाश पड़ी है। जब पुलिस वहां पहुंची तो वाकई लाश मौजूद थी। खैर, उन तीनों दोस्त में से 2 पकड़े गए। पुलिस को उन दोनों पर शक था कि उन्होंने ही उसको कत्ल किया है। उस लाश को लाकर सर्द खाने में रख दिया गया। उधर मानी को खबर मिली कि तुम्हारी रिपोर्ट के मुताबिक तुम्हारे उस्ताद दीनू बाबा की वो लाश है। तो मानी भागा भागा सर्द खाने में पहुंच गया और लाश पर नजर पड़ते ही दहल गया, क्योंकि वो लाश वाकई दीनू बाबा की थी। बाबा? मानी के मुंह से बेसाख्ता निकला और वो तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही वो लाश पर झुका, लाश के दोनों हाथ उठे और बिजली किसी तेजी से मानी के गिर्द हमायल हो गए। साथ ही एक हौलनाक और भयानक किस्म का कहकहा सर्द कमरे में गूंज कर रह गया। वो कहकहा भी उस लाश के हलक से बरामद हुआ था। राहील और तारिक आखिरकार थाने पहुंच गए। जब उन्होंने कामरान से मिलने की ख्वाहिश की तो कांस्टेबलों ने उन्हें सर से पांव तक देखा। तुम लोग कौन हो? सवाल पूछा गया। हम कामरान के दोस्त हैं, राहील ने ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया। दोनों कोशिश कर रहे थे कि खुद को पुरसुकून रख सकें। हूँ, एक ने हुंकारा भरा। तो तुम लोग उसी ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हो? कौन सा ग्रुप? हमारा ग्रुप सिर्फ दोस्ती का है और किसी चीज़ से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। तारिक भी बोल उठा। बहरहाल इसी किस्म के चंद जुमलों से गुजरने के बाद उन्हें कामरान से मिलने का मौका मिल सका। दोनों उसका हाल देखकर अफसुर्दा हो गए। बेचारे का चेहरा जर्द हो रहा था। उसे अभी तक किसी किस्म के रिमांड में तो नहीं लिया गया था, लेकिन थाने का माहौल भी किसी शरीफ आदमी के लिए रूह फरसा ही होता है। उन्हें देखकर कामरान की बुझी हुई आंखों में जिंदगी की चमक नमूदार हो गई। वो जल्दी से उठ खड़ा हुआ। तुम लोग आ गए? हाँ कामरान। राहील का लहजा जज्बाती हो गया। उसने सलाखों के दरमियान से हाथ डालकर कामरान का हाथ थाम लिया। दोस्त के बगैर क्या मजा? तुमको इस हाल में छोड़कर हम कहाँ रह पाते, और अब तुमको अपने साथ ही लेकर जाएंगे। सच? कामरान के मुंह से निकला। तारिक ने झट से राहील की शक्ल देखी, जैसे कह रहा हो कि हम कामरान को कैसे लेकर जाएंगे? तुमने कुछ खाया पिया भी? राहील ने दोबारा कामरान को मुखातिब किया। नहीं भाई, कामरान बोला। क्यों? दिल ही नहीं चाह रहा, कामरान ने जवाब दिया। फिर वो लोग इसी किस्म की बातें कर रहे थे कि उन्हें अकब में कदमों की चाप सुनाई दी और बेसाख्ता वो लोग उधर मुतवज्जा हो गए। ये सब कुछ चंद सानिये में हुआ था। उस जगह जहाँ चारों तरफ मुर्दा जिस्मों का अंबार लगा हुआ था, जहाँ कोने कोने में हैबतनाक खामोशी तारी थी, उस सकूत को तोड़ देने वाला ये कह कहा खुद भी कम भयानक नहीं था।
और फिर उस मुर्दा जिस्म ने जिस तरह मानी को जकड़ा था, ये मंजर ना तो इंचार्ज से बर्दाश्त हो सका और ना ही इंस्पेक्टर दिलावर से। दोनों के अलग से खौफ के मारे चीखें बुलंद हुई और वह दरवाजे की तरफ भाग खड़े हुए, लेकिन दरवाज़ा तो लॉक था। कोशिश के बावजूद ना खुल सका। दोनों ने दहशत ज़दा होकर दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। उधर मानी का जो हाल था उसे वो खुद ही बेहतर जान सकता था। दिल गोया उछलकर हलक में आ गया था। दहशत के मारे लग रहा था कि जैसे दिल सीना तोड़कर बाहर आ जाएगा। उसकी जगह कोई और होता तो शायद उसका दिल ही काम करना छोड़ देता। दीनू बाबा का मुर्दा फटी हुई आंखों से उसे घूर रहा था। दफातन उस मुर्दे के होंठ हिले। अब तू बचकर कहाँ जाएगा? मैं तेरा दीनू बाबा नहीं हूँ, मैं जालूशा हूँ, तेरा दुश्मन, तेरे उस्ताद का दुश्मन। मानी के जहन में झमाका सा हुआ। ये नाम तो उसे खुद दीनू बाबा ने भी बताया था। जालूशा की गिरफ्त आनी थी। मानी को अपना दम घुटता हुआ महसूस हुआ। एन उसी वक्त किसी ने उसके कान में सरगोशी की। मानी बेटा, घबराना मत, हिम्मत रखो और इससे मुकाबला करो, अपना मखसूस दाव लड़ाओ। आवाज़ जानी पहचानी सी थी। मानी ने चौंक कर नजरें घुमाई, लेकिन आसपास कोई नहीं था। उधर इंस्पेक्टर दिलावर और इंचार्ज अभी तक दरवाज़ा पीट रहे थे, लेकिन वो खुल नहीं रहा था। उस आवाज़ में कोई जादुई असर था। मानी को यूं लगा जैसे उसके जिस्म में कोई अनजानी ताकत सरायत कर गई हो। तो तुम दीनू बाबा नहीं हो? उसने अपनी हिम्मत को इकट्ठा करके पूछा। नहीं। जालूशा के होंठों पर एक जहरीली मुस्कुराहट ऊद कर आई। मैं रूप बदल लेता हूँ और लोगों को खौफजदा करके मारने में मुझे मज़ा आता है। देख, तुझे लाने वालों का क्या हाल है। जालूशा का इशारा मानी के साथियों की तरफ था, लेकिन वह उन्हें कैसे देखता? उसकी गर्दन पर तो जालूशा की गिरफ्त थी। वो आवाज़ किसकी थी, ये सोचने का मानी के पास कतई वक्त नहीं था। उसने अपनी ताकत सर्फ करके बायां हाथ घुमाया और जालूशा की गर्दन में अपनी कोहनी की कैंची बना ली। ये था दाव। जालूशा की आंखों में शदीद हैरत के दिए सिर्फ चंद लम्हों के लिए जल उठे और फिर बुझ गए। अगले ही लम्हे उसने अपने जिस्म को जोर से झटका। मानी इस झटके की ताब ना ला सका और जमीन बोस हो गया। जालूशा ने उस पर एक वहशियाना छलांग लगाई, लेकिन मानी पलटनी खा चुका था। नतीजा ये कि जालूशा ने मुंह की खाई। इधर मुकाबला हो रहा था और दूसरी तरफ अब इंस्पेक्टर दिलावर और मुर्दा खाने का इंचार्ज दरवाजे को छोड़कर हैरत भरी आंखों से ये खून रेज तमाशा देख रहे थे। शायद जिंदगी में कभी उन्होंने ऐसा मंजर नहीं देखा था। मानी फुर्ती से उठा और जालूशा के सीने पर सवार होकर उसके हाथों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। अब तुम बताओ, मेरे दीनू बाबा कहाँ हैं? मुझे नहीं मालूम वो कहाँ हैं, जालूशा लापरवाही से बोला। वैसे एक बात मानना पड़ेगी, उसने तुम पर बहुत मेहनत की है, वरना तुम एक ही लम्हे में लंबे लेटे होते। मानी के लिए शदीद मुश्किल साबित हो रहा था कि वो जालूशा को अपनी गिरफ्त में रख सके। एन उसी वक्त वही सरगोशी उसके कान में गूंजी। इसके बाल अपनी मुट्ठी में जकड़ लो। फौरन ही मानी ने उस सरगोशी पर अमल कर डाला। अगला लम्हा हैरत अंगेज साबित हुआ, क्योंकि जालूशा हक्का बक्का रह गया था और उसके चेहरे पर तकलीफ के आसार नुमाया हो गए। मेरे बाल छोड़ दो, वह चीखा। अचानक इंस्पेक्टर दिलावर को अपनी पिस्तौल का ख्याल आया। उसने फौरन ही होलिस्टर में हाथ डालकर पिस्तौल निकाल ली। अब शायद वो ये सोच रहा था कि गोली किस तरह चलाए। जालूशा को निशाना बनाने के चक्कर में मानी भी लपेट में आ सकता था। उधर वह दोनों अब भी एक दूसरे से उलझे हुए थे। नहीं छोड़ूंगा, मानी भी गरजा। पहले ये बताओ कि दीनू बाबा कहाँ हैं? मैंने कहा ना, मुझे नहीं मालूम, जालूशा ने भिन्नाई हुई आवाज में जवाब दिया। आखिरी बार उससे वहीं मुलाकात हुई थी जहां तुमने पहलवानी का मुकाबला जीता था, कैंप में। ओ, मानी के मुंह से निकला। कैंप में आग क्यों लगी थी और वो राख का इतना ढेर? वो जादूगरी का खेल था। जालूशा तकलीफ में भी मुस्कुराया। हमारे जादुई पुतलों में आग लग गई थी। इतनी राख तो होना थी, ये उसी बदबख्त अलतमश का काम था। मुझसे भिड़ गया था वो। सोनी झील में राख किसने डलवाई थी? मानी ने सवाल किया। पहले मेरे बाल छोड़ो, फिर बताऊंगा। ऐसे ही बताओ। मानी ने बालों को झटका मारा। तुम हद से बढ़ रहे हो, जालूशा घुर्राया, फिर आहिस्ता से बोला। तुमको मेरे बालों के बारे में उसी खबीस ने बताया होगा। छोड़ो मेरे बाल, मेरी बात का जवाब दो। मानी ने उसका जुमला यकसर नज़रअंदाज कर दिया। मैंने ही डलवाई थी, जालूशा ने बताया, क्योंकि कोई भी जिस्म इख्तियार करने के लिए मुझे खारे पानी की ज़रूरत पड़ती है। मैं समझा नहीं, मानी उलझे हुए अंदाज में बोला। तुम्हें समझने की ज़रूरत भी नहीं है, जालूशा ने जवाब दिया। मुझे बताओ कहाँ है दीनू बाबा? मानी ने सवाल किया। जालूशा के बाल अब तक उसकी मुट्ठी में थे। वो मेरी कैद में है, जालूशा ने इंकशाफ किया, और अब वो जिंदगी की आखिरी सांस तक मेरी कैद में रहेगा। ऐसा नहीं होगा, मानी की आवाज़ गुस्से में बुलंद हो गई। मैं उन्हें तुम्हारी कैद से निकालूंगा, आज़ाद कराऊंगा उनको। अच्छा? जालूशा ने हैरत से उसकी शक्ल देखी, फिर ज़रा सा हंसकर बोला। मैं इंतज़ार करूंगा।
अगर तुमने उसे आज़ाद करवा लिया तो मेरी तरफ से अल्तमश के साथ साथ इनाम भी दूंगा, ऐसा इनाम कि तुम सोच भी ना सकोगे। मैं आज तुमको मौत के घाट उतारने आया था, लेकिन अब तुम्हें मोहलत दे रहा हूँ। या तो अल्तमश को ढूंढ लेना या मौत को गले लगा लेना। मैं उन्हें, मानी ने बोलना चाहा, लेकिन उसके अल्फाज दरमियान में ही रह गए। उसी वक्त एक धमाका हुआ और बेसाख्ता मानी के हाथ की गिरफ्त ढीली पड़ गई। जालूशा के लिए इतना ही काफ़ी था। उसने चशम ज़दन में अपने बाल छुड़ा लिए। इंस्पेक्टर दिलावर ने झट से अपने रिवॉल्वर से दूसरा फायर झोंक मारा। साफ देखा गया कि गोली जालूशा के बाजू पर लगी थी, लेकिन ऐन उसी वक्त उसके इर्द गिर्द धुआं फैल गया। उस धुएं में इतनी शिद्दत थी कि मानी इंचार्ज और इंस्पेक्टर दिलावर बुरी तरह खांसने लगे। साथ ही जोर से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तीनों गिरते पड़ते अपने अंदाजे से दरवाजे की तरफ भागे। बाहर वालों ने अब उसकी तरफ तवज्जो दी थी जब मानी वगैरह बदहवासी के से आलम में बाहर निकले थे। मुर्दा खाने का अमला मुजस्मा सवाल बना हुआ था। धुएं का मरगोला बाहर निकल रहा था। मैं तुम लोगों को आवाज़ें दे रहा हूँ। इंचार्ज उन लोगों पर बरस पड़ा। दरवाज़ा पीट रहा हूँ और तुम लोगों के कान पर जूं भी नहीं रेंगी। कहाँ सोए थे तुम लोग? हम सोए कहाँ थे जनाब? अमले का एक आदमी घबरा कर बोला। हमें ना तो आपकी आवाज़ आई और ना दरवाज़ा पीटने की। क्या कह रहे हो? इंचार्ज हैरान रह गया। ऐसा कैसे हो सकता है? आप इन लोगों से पूछ लें। वो आदमी दूसरे लोगों की तरफ इशारा करके बोला। सबने ही उसकी सच्चाई की गवाही दी। अंदर क्या हुआ है? उस आदमी ने पूछा। धुआं क्यों निकल रहा है? इंचार्ज साहब अभी देखते हैं। इंचार्ज ने जल्दी से हाथ उठाकर कहा, जरा सब्र करो। ये बताओ कि अब किसने खोला था दरवाज़ा? आपने खुद ही खोला होगा। हम में से कोई भी इस जगह से हिला तक नहीं। ये सुनकर इंचार्ज उन दोनों की शक्ल देखने लगा। कुछ बातें राज में ही रह गईं। थोड़ी ही देर बाद वह धुआं खुद ब खुद खत्म हो गया और वो धुआं उसी वक्त जाहिर हुआ था जब इंस्पेक्टर दिलावर ने जालूशा पर गोली चलाई थी। इसका मतलब ये था कि जालूशा मजीद गिरफ्त में आ जाए, लेकिन हुआ बिल्कुल बरक्स। वह धुआं उसकी कोई जादूगरी थी, क्योंकि धुआं छटा तो वह गधे के सर से सींग की तरह गायब था। ओ, मानी चौंका। हम लोगों ने दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी थी। वो यकीनन उसी ने खोला होगा। क्या आप उसको जानते हैं? इंस्पेक्टर दिलावर ने पूछा। ज्यादा नहीं, बस नाम ही सुना था। क्या चीज़ थी वो? ये तो मैं भी नहीं जानता। मुझे तो कोई भूत लग रहा था। इंस्पेक्टर ने झिरझिरी सी ली। किस तरह उसने एक मुर्दे का रूप भरा था। और मानी मुस्कुराया। आपने तो उसके कातिल को भी जेल में बंद कर रखा है। इंस्पेक्टर ने चौंक कर उसे देखा, फिर खसियानी सी हंसी हंसकर बगलें झांकने लगा। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। उसने तो महज अपनी जेब गर्म करने के लिए उसे हवालात में बंद किया था, ताकि कुछ मुकम्मका करके अपना काम निकाल ले, वरना उसे भी अंदाजा था कि कामरान नामी लड़का शरीफ है। तीनों उधर ही मुतवज्जा थे। फिर उन्होंने देखा कि पुलिस वालों के दरमियान में एक दराज कद का खूबसूरत सा नौजवान चलता हुआ उन्हीं की तरफ आ रहा था। वो नौजवान काफ़ी मजबूत और तवाना जिस्म का मालिक था। राहील को पहली ही नज़र में वो देखा भाला सा लगा। उनके करीब आकर वो अपने साथ आने वाले पुलिस वालों की तरफ घूम गया। जी इंस्पेक्टर साहब, वो बोला, यही है वो लड़का। उसका इशारा कामरान की तरफ था। कामरान का दिल धड़क उठा। ना जाने वो कौन था। जी हाँ, एक ने आगे बढ़कर जवाब दिया। ये इंस्पेक्टर दिलावर था। तो फिर इस बेचारे को आज़ाद कर दी। जब मुर्दा ही भाग खड़ा हुआ तो फिर? जी हाँ बिल्कुल। इंस्पेक्टर दिलावर ने जल्दी से उसकी बात काट दी। फिर कामरान को फौरी तौर पर हवालात से निकाला गया। तीनों दोस्त एक दूसरे से गले मिले जैसे बरसों के बिछड़े हुए हों। फिर बाहर निकलते ही कामरान ने नौजवान से पूछा, आप कौन हैं जनाब? वो आहिस्ता से मुस्कुराया और बोला, मेरा नाम मानी है। मैं ये बात कह सकता हूँ कि किसी हद तक मेरी ही वजह से तुमको हवालात का मुंह देखना पड़ा। इसीलिए मैंने सबसे पहला काम ये किया है कि तुमको यहाँ से निजात मिल जाए, ठीक है ना? उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। राहील के मुंह से निकली हुई बात पूरी हो रही थी और कामरान अब उनके साथ वापस जा रहा था। जान बची सो लाखों पाए। तारिक ने तवील सांस लेकर कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? कामरान ने मसनूई गुस्से से उसे घूरा। मैं बुद्धू हूँ? मैंने ये कब कहा है? तारिक के अंदाज में हैरत थी। फिर वो राहील की तरफ मुड़ा। क्यों राहील, मैंने कामरान को बुद्धू बोला है क्या? बोला तो नहीं। राहील ने सर हिलाया, मगर बोलने वाले थे। ये और बात है कि तुम बोलते बोलते रुक गए कि लौट के बुद्धू घर को आए। अच्छा छोड़ो, तारिक जल्दी से बोला, ये बताओ कि उस लाश का। अरे, अचानक राहील चलते चलते रुक गया। क्या हुआ? दोनों ने बैक वक्त पूछा। अब मुझे याद आ गया है, राहील बुड़बुड़ाया। मैं यही सोच रहा था कि वो मुझे देखा भाला लग रहा था। आखिर वो है कौन? तुम किसकी बात कर रही हो? कामरान ने पूछा। जो थाने में मिला था। अच्छा, कौन था वो?
वो यकीनन मानी था। मायानाज पहलवान मानी। ओह, दोनों के मुंह से निकला। अब वो लोग कामरान के घर के करीब आ चुके थे, यानी चंद लम्हों बाद कामरान के घर वालों की परेशानी खत्म होने वाली थी। जालूशा उस वक्त अजीबोगरीब किस्म के लिबास में था। अगर उसे दूर से देखा जाता तो यूं महसूस होता जैसे एक छोटी सी स्याह रंग की चट्टान मुतहर्रिक हो गई हो। उसके जिस्म पर काले रंग का लिबास था, जिसमें बाकायदा एक कंटोप भी था जिसे उसने अपने सर पर जमा रखा था। रात अपने अरूज पर थी। चारों तरफ घने दरख्तों और झाड़ियों की बहुतात थी। कभी कभी किसी जंगली जानवर की आवाज़ गूंजती और फिर पुरसुकूत फिजा थरक कर रह जाती। यहाँ कोई मूजी कीड़ा या कोई खूंखार दरिंदा भी मौजूद हो सकता था, लेकिन जालूशा इन सब बातों से बेनियाज होकर नपे तुले अंदाज में कदम उठाता हुआ आगे बढ़ रहा था। यूं लग रहा था जैसे इस जंगल में वो आंखें बंद करके भी चल सकता है। उसके चेहरे पर इत्मीनान और सुकून किसी पत्थर की लकीर की तरह सबत था। इसी तरह दरख्तों के दरमियान से गुजरते हुए वो एक ऐसी जगह आ पहुंचा जहां दरख्तों के दरमियान एक कुशादा जगह मौजूद थी। ये एक खोद थी, क्योंकि उससे आगे पहाड़ी सिलसिला शुरू हो रहा था। दाएं जानिब एक छोटी सी झील मौजूद थी। जालूशा ने खो के करीब पहुंचकर उस खो में हाथ डालकर कोई चीज़ टटोल कर निकाली और फिर उसे उसी खो के सिरे पर रगड़ा। फौरन ही चिंगारियां सी उड़ी। ये शायद किसी दरख्त की टहनी थी जो यक बयक किसी मशाल की तरह उसके हाथ में रोशन हो गई थी। जालूशा फौरन ही उस खो में उतर गया। ये खो अंदर से बेहद कुशादा साबित हुई, बिल्कुल किसी बड़े गार की तरह। जालूशा ज़ेरे लब कुछ पढ़ रहा था। वो आगे बढ़ता रहा। जब ये गार मजीद कुशादा हुआ तो दो राहों पर तकसीम हो गया। जालूशा ने बाएं जाने वाले रास्ते का रुख किया। यह रास्ता काफ़ी तंग था, लेकिन चंद कदम चलने के बाद ही एक कमरा नुमा जगह सामने आ गई। जालूशा उसमें दाखिल हो गया। अजीबोगरीब किस्म की आवाज़ों से कमरा गूंज उठा। यूं लग रहा था जैसे किसी जानवर के नौज़ायदा बच्चे ने अपने हलक से आवाज़ निकाली हो। जालूशा के चेहरे के तासुरात यकसर बदल गए। उसने बाएं जानिब घूमकर मशाल एक कोने में किसी चीज़ पर अटकाई और आगे कदम बढ़ा दिए। यहाँ एक कोने में चटाई बिछी हुई थी। उस चटाई के बिल्कुल सामने खो की दीवार में एक बड़ा सा सुराख था। एक बार फिर आवाज़ें उभरी और ये आवाज़ें उसी सुराख से आ रही थीं। जालूशा के चेहरे पर मरूब हो जाने वाले तासुरात वाज़े दिखाई दे रहे थे। यूं लग रहा था जैसे वो उस वक्त किसी मुकद्दस मोहब्बत खाने में आ गया हो। वो चटाई पर जा बैठा। उसका सर झुका हुआ था और आंखें बंद थी। मशाल की रोशनी में दीवार पर पड़ने वाला जालूशा का साया काफ़ी हैबतनाक दिखाई दे रहा था। वो काफ़ी देर तक कुछ पढ़ता रहा, फिर यकलख्त उसने अपना सर ज़मीन पर टिका दिया, यूं जैसे वो किसी की ताज़ीम में सरनिगू हो गया हो। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि दफअतन किसी चीज़ के ज़मीन पर रगड़ने की आवाज़ गूंजी और फिर चंद ही लम्हों बाद जालूशा को अपने सर के बालों पर किसी के पंजे चुभते हुए महसूस हुए। जालूशा ने चंद तवील सांस लिए, लेकिन वो अब भी उसी हालत में पड़ा रहा। फिर उसके होंठ हिले। मुकद्दस शाबुल्ला। इसके साथ ही जालूशा के सर पर पंजों की खरोंच और भी सख्त हो गई, लेकिन वो बदस्तूर उसी हालत में पड़ा रहा। फिर उसके होंठ दोबारा हिले। ऐ मुकद्दस शाबुल्ला, मुझे माफ़ कर दे। मुझसे ज़रूर कोई गलती हो गई है। मैं अपनी उस गलती का अजाला करना चाहता हूँ। मुझे तू अपनी पनाह में ले ले। मैं तेरी पूजा में, तेरी ताकत के साए में और तेरे मंत्रों की छाँव में अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। तू मुझे अपनी ताकत दे दे। तू मुझे अपनी शक्तियों का हिस्सा बना ले। मैं तेरा ताबे होना चाहता हूँ, ताकि फिर हर जादू और हर एक मंत्र मेरे ताबे हो जाए। ऐ उल्टे हाथ वाले रास्ते के राहबर, मुझे अपनी ज़ात में शामिल कर ले। जो तेरा मिशन है वही मेरा मिशन है। तू बुराई और बदी का शहंशाह है और मैं भी तेरे ही कदमों के निशानों पर अपने कदम रखना चाहता हूँ। मुकद्दस शाबुल्ला, मुझे अपने चरणों में जगह दे दे। बोलते बोलते उसकी आवाज़ धीमी होने लगी और फिर बुड़बुड़ाहट में तब्दील हो गई। खो की दीवार पर लरजने वाला साया अब पूरी दीवार पर फैला हुआ दिखाई दे रहा था। इस वाक़ये के बाद मानी की इंस्पेक्टर दिलावर से काफ़ी हद तक अच्छी गठजोड़ हो गई थी। इंस्पेक्टर दिलावर ने उसे दीनू बाबा की बाजियाबी के लिए बार बार तसल्ली भी दी थी और कहा था, आप बिल्कुल फिक्र मत करें मानी साहब। उसने अपनी मूंछों को ताव दिया था। बहुत जल्द आपके बाबा को मैं ढूंढ निकालूंगा। बस मुझे फिक्र ये है कि कहीं वो किसी मुश्किल में ना पड़े हों। मानी बोला, वैसे वो बंदा था कौन? इंस्पेक्टर दिलावर ने पूछा। जिसने तुम्हारे बाबा का रूप धारा था। मैं बजाते खुद उससे वाकिफ नहीं हूँ, मानी ने गोलमोल जवाब दिया। दीनू बाबा खुद भी किसी ज़माने में पहलवानी के ग्रुप के माहिर थे। इसके अलावा उन्होंने एक सर्कस के ग्रुप में भी हिस्सा लिया था, यानी उन्हें शोबदेबाजी भी आती थी। इंस्पेक्टर दिलावर ने पलकें झपकाईं। यही समझ लो। मानी ने तवील सांस ली। और चूंकि वो मेरे उस्ताद थे, इसलिए मेरी इस जीत से मुतनफ़र होकर किसी मुखालिफ ने यह घटिया हरकत की है।
क्या आप किसी मुखालिफ का नाम ले सकती हो? इंस्पेक्टर दिलावर ने रवायती अंदाज में पूछा। अगर आप किसी का नाम बता दोगे तो मेरे लिए ज़रा आसानी हो जाएगी। इस मुकाबले को देखने वाले लोग हज़ारों की तादाद में थे। मानी ने जवाब दिया। अब मैं किस तरह किसी का नाम लूँ? इंस्पेक्टर दिलावर सोच में गुम हो गया। फिर थोड़े तवक्कुफ के बाद बोला, ठीक है मानी साहब, मैं आपसे राब्ते में रहूँगा और जैसे ही किसी जानिब से मुझे कोई इतला मिली तो आपको ज़रूर आगाह कर दूंगा। मानी ने सर हिलाया और उठ खड़ा हुआ। वो काफ़ी देर से थाने में मौजूद था। इस वक्त उसे भूख भी सता रही थी। आज उसने सुबह का नाश्ता भी नहीं किया था। अकेले घर में अब उसकी यही रूटीन थी, किसी वक्त खा लिया और किसी वक्त नहीं। उसने सोचा कि किसी होटल में खाना खा लेने के बाद कारखाने का रुख करेगा। इन दिनों वो अपना कुछ वक्त अपने मरहूम बाप के कारखाने में भी गुजारने लगा था, जहां यूसुफ अली उसे आहिस्ता आहिस्ता इस कारोबार के मामलात समझा देता था, क्योंकि यूसुफ अली को अब पूरी उम्मीद थी कि मानी जल्द ही इस कारखाने की बागडोर अपने हाथ में संभालेगा। लेकिन अभी कौन जानता था कि मानी की जिंदगी में कितने मोड़ आने थे, कितनी करवटें थी और कितने मराहिल से उसे अभी गुजरना था। मानी ने थाने से निकलने के बाद गुलनार होटल की राह ली। ये उस कस्बे का एक मशहूर होटल था। उस होटल की जायकेदार मिक्स सब्जी उस इलाके में काफ़ी पसंद की जाती थी। मानी ने एक मेज़ मुंतखब की और कुर्सी खिसकाकर बैठ गया। दोपहर का वक्त था, इसलिए होटल में काफ़ी रौनक नजर आ रही थी। तकरीबन सारी मेज़ें आबाद थीं। फौरन ही वेटर उसकी तरफ बढ़ा। मानी ने उसे ऑर्डर दिया और मेज़ पर रखे हुए गिलास में जग से पानी उंडेलने लगा। उसकी पुश्त पर दो आदमी बैठे हुए आपस में बातें कर रहे थे और उनकी बातें वो साफ तौर पर सुन सकता था। दफतन मानी के कान खड़े हो गए। यार, फिर भी हमें एहतियात करनी चाहिए, एक आवाज़ उभरी। तुम बहुत ज़्यादा लापरवाही का मुजाहरा करते हो। हद से ज़्यादा खुद एतमादी अक्सर इंसान को ले डूबती है। तुम्हारे जिस्म में तो कोई बुरी रूह घुस गई है। दूसरी आवाज़ आई, मेरी समझ में नहीं आता कि तुम इस लाइन में क्यों आए हो। बस हालात, ठंडी सांस भरकर कहा गया। तो भीख ही मांग लेते, इससे तो बेहतर था। दूसरा बोला। जवाब में पहले ने कोई जवाब ना दिया, बस खसियानी से हंसी हंसकर रह गया। इतनी देर में वेटर ने मानी की मेज़ पर खाना सर्व किया और सर को खम करके दूसरी तरफ चला गया। मानी ने खाने का लुकमा लिया, लेकिन उसका जहन अब भी पिछली मेज़ पर बैठे हुए दोनों अफराद की तरफ लगा हुआ था। आज फिर रात की जगार होगी। दूसरे आदमी की आवाज़ उभरी थी। लाल हवेली में आज भी माल उतरेगा। ओ, पहले आदमी के मुंह से निकला। तो क्या आज भी हम दोनों ही? देखो, दूसरे ने उसकी बात काटी। ये तो जागर उस्ताद की मर्जी है कि आज वो किसको वहां भेजता है। ये जागिर उस्ताद आखिर हमारे सामने क्यों नहीं आता? पहले के अंदाज में शिकवा था, इसकी क्या वजह है? जिस दिन उसे हम लोगों पर भरोसा हो जाएगा वो हमारे सामने जरूर आएगा। दूसरे ने जवाब दिया। यार, पहले पुराने स्लॉटर हाउस में माल उतरता था, वही अच्छी जगह थी। पहले वाले ने शायद मुंह बनाकर कहा था। क्यों, लाल हवेली में क्या खराबी है? दूसरे ने पूछा। लाल हवेली के बारे में तुम्हें कुछ नहीं मालूम? पहले के लहजे में हैरानी थी। नहीं, फिर तुम्हें मालूम ही क्या है? पहले ने जवाब दिया। लाल हवेली पर एक अरसे से एक चुड़ैल का कब्जा है और वहाँ कई लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। ये सुनकर दूसरे आदमी की एक जोरदार कहकहे की आवाज़ गूंज उठी और यही वो मौका था जब मानी ने घूमकर उन दोनों की तरफ देखा। उनमें से एक गठीले जिस्म का मालिक था, जबकि दूसरा लंबे कद का और दुबला पतला था। शक्लो सूरत से दोनों ही औबाश टाइप के दिखाई दे रहे थे। मानी उन पर एक नज़र डालकर दोबारा खाने की तरफ मुतवज्जा हो गया। वो दोनों भी खाने से फारिग होने के बाद चाय पी रहे थे। इसमें हंसने वाली क्या बात है जॉनी? यार सोनू, क्या तुम वाकई किसी पुराने ज़माने की बूढ़ी रूह हो? हाँ, चुड़ैल, जॉनी ने दोबारा हंसकर कहा था। उसे लाल हवेली में मेरे मामू ने खुद अपनी आंखों से देखा था, सोनू ने यकीन दिलाया। और उनके अलावा भी वो कई लोगों को नजर आई है। बाज़ लोगों को वो सिर्फ परेशान करती है और डराती धमकाती है, और बाज़ लोगों को जान से भी मार डालती है। अबे वो मार नहीं डालती होगी, बल्कि लोग वहम और खौफ से खुद ही मर जाते होंगे। जॉनी की आवाज़ आई। तुमको शायद इन बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। मैं अब कुछ नहीं बोलूँगा, सोनू ने कहा। यार, तुम तो जोरू की तरह नाराज़ हो गए। तुमको आखिर क्या सोचकर जागर? जॉनी, तुम मौका महल भी देख लिया करो। सोनू ने जल्दी से उसकी बात काटी। इस तरह खुलेआम इन बातों से परहेज करो। अच्छा उस्ताद जी, अब उठ चलो, मुझे तो अब नींद आ रही है। कल रात फिर जुआ खेला है और अब आंखों में मिर्चें सी लग रही हैं। हाँ चलो। फिर दोनों मानी के सामने से गुजरते हुए काउंटर पर पहुंचे। साथ ही उन्होंने बिल की रकम दी और बाहर निकल गए। मानी ने भी ज्यादा देर नहीं लगाई। उसने भी वेटर की बुलंद आवाज में बताई हुई रकम अदा की और खुद भी होटल से निकल आया। जॉनी और सोनू बातें करते हुए पैदल ही एक जानिब कदम उठा रहे थे। मानी मुनासिब फासला रखते हुए उनके पीछे चल पड़ा। दरअसल उन दोनों की बातों ने ही उसे ये कदम उठाने पर मजबूर किया था।
उनके चंद जुमलों से ही मानी को अंदाजा हो गया था कि दोनों का ताल्लुक किसी जराइम पेशा गिरोह से था। लाल हवेली, माल की आमद और फिर जाकिर उस्ताद का नाम, ये मुसल्लस इसी बात को जाहिर कर रहा था। हालांकि मानी ना तो लाल हवेली से वाकिफ था और ना ही जाकिर उस्ताद से, लेकिन तजस्सुस ने उसे इन दोनों का पीछा करने पर आमादा किया था। सड़क क्रॉस करने के बाद फुटपाथ के साथ साथ चलते हुए जॉनी और सोनू एक गली में दाखिल हो गई। यहाँ और भी लोगों की चहल पहल थी, लिहाजा मानी का भी उस गली में घुस पड़ना कोई मायूब बात नहीं थी। मजीद 2 गलियां और फलांगने के बाद वो दोनों एक घर के दरवाजे पर आकर रुक गए। ये मुतवस्सित तबके का रिहायशी इलाका था, जिसके आखिरी सिरे पर कच्ची आबादी भी वाक़ई थी। मानी उन दोनों से बेपरवाह होकर आगे निकलता चला गया। जॉनी अपनी पैंट की जेब में हाथ डालकर दरवाजे पर लगे हुए ताले की चाबी निकाल रहा था। दफातन मानी के कानों से जॉनी की आवाज़ टकराई। ऐ लड़के, तुम हमारा पीछा कर रहे थे। मानी के उठते कदम रुक गए, साथ ही वो उन दोनों की तरफ पलट गया। जी, आपने मुझसे कुछ कहा? मानी ने सवालिया नजरों से उन दोनों की तरफ देखा। उसके एतबार भरे लहजे पर जॉनी गड़बड़ा कर रह गया। खुद सोनू भी उसे तेज नजरों से घूर रहा था। नहीं भाई, तुम जाओ, सोनी ने माजरत भरे अंदाज में कहा। हम दोनों को थोड़ी गलतफहमी हो गई थी। ओके, कोई बात नहीं, मानी ने खुशदिली से मुस्कुराते हुए कहा और जाने के लिए मुड़ गया। मानी के आगे निकलने के बाद सोनू जॉनी पर बरस पड़ा। हद कर दी तुमने, ख्वामखाही उस बेचारे को रोका था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो काफ़ी देर से हमारे ताक़ुब में था, जॉनी ने कुछ सोचते हुए कहा। लेकिन उसका अंदाज, खैर, अगर वो हमारे ताक़ुब में होता तो हमारे करीब से क्यों गुजरता, सोनू ने कहा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये होटल से हमारे साथ ही रहा हो और अब यहाँ भी हमारे साथ आया हो, जॉनी बोला। अरे तो ये कौन सा अचंभे की बात है, ये भी खाना खाकर निकला होगा और आगे कहीं रहता होगा। दफा करो, होगा, जॉनी ने उकताए हुए लहजे में कहा और दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। सोनू ने उसकी तकलीद की, लेकिन वो अब भी बोले जा रहा था। मैं इसलिए कह रहा था कि तुम ख्वामखा उससे उलझ पड़े और फिर यहाँ बिला वजह का तमाशा खड़ा हो जाता, जो कि हमारे लिए सरासर नुकसानदेह है। जाकिर उस्ताद की हदायत के मुताबिक हमें यहाँ किसी से उलझने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मुझे मालूम है, जॉनी ने सर हिलाया। चाहे कोई हमारी गर्दनों पर छुरी ही क्यों ना फेर दे। क्यों? मैं इस बारे में क्या कहूँ? सोनू ने कमरे में मौजूद सोफे पर बैठते हुए ठंडी सांस लेकर कहा। अगर मैं कुछ कहूँगा तो तुमको बुरा लग जाएगा। नहीं लगेगा, जॉनी ने मुस्कुराकर नफ़ी में सर हिलाया। तुम बोलो। मेरे ख्याल से जाकिर उस्ताद ने खुद को हर लिहाज से महफूज रखा हुआ है और हम लोग हर आन खतरे में घिरे हुए हैं। ये तो सबका ही असूल होता है, जॉनी ने लापरवाही से कहा। अब वो खुद भी सोफे पर टांगे पिसार कर बैठ चुका था और हमें ज़बरदस्ती इस गिरोह का तोक नहीं पहनाया गया, जॉनी दोबारा बोला। ये फंदा हमने खुद ही अपनी खुशी से अपने गले में डाला है। ऐन उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। ये कौन आ गया? जॉनी उठते हुए बुड़बुड़ाया। फिर वह दरवाजे पर पहुंचकर बुलंद आवाज में बोला, कौन है भाई? पोस्टमैन, जवाब मिला। जॉनी ने तवील सांस लेकर दरवाज़ा खोल दिया। सामने वाकई पोस्टमैन अपनी खटारा सी मोटरसाइकिल पर मौजूद था। जॉनी उसे वाकिफ था क्योंकि अक्सर उसे वास्ता पड़ता रहता था। पोस्टमैन ने एक लिफाफा उसकी तरफ बढ़ा दिया और साथ ही दांतों की नुमाइश भी कर डाली। आज बैरिंग है, डाकी ने गोया इतला दी। फिर जॉनी ने उसे घूरा। 20 रुपये नकद। डाकिया के दांत मजीद नुमाया हो गए। जॉनी ने मुंह बनाकर जेब से 20 का नोट निकालकर उसके हाथ पर रख दिया। डाकिया मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया। खत पर वाकई भेजने वाले का पता मौजूद नहीं था, लेकिन अगर पता होता भी तो क्या फ़र्क पड़ता। जॉनी अच्छी तरह जानता था कि अगर इस खत पर अरसाल करने वाले का एड्रेस लिखा होता तो वो फर्जी होता, क्योंकि जॉनी को मालूम था कि यह खत किसने भेजा है। सोनू भी सामने आकर खड़ा हो गया था। जॉनी ने उस पर एक नज़र डाली और लिफाफा चाक करके अंदर से पर्चा निकाल लिया। लिखा था, जॉनी, तुम और सोनू आज फिर लाल हवेली 11 बजे पहुंच जाना। इंस्पेक्टर दिलावर ने होंठों का दायरा सा बनाया। लाल हवेली उसके मुंह से निकला। मानी को दोबारा थाने में देखकर उसे हैरत हुई थी और जब उसने अपनी आमद का मकसद बयान किया तो इंस्पेक्टर दिलावर की आंखों में दबा दबा सा जोश झलकने लगा। लेकिन लाल हवेली का तज़किरा सुनते ही उसका जोश साबुन के झाग की तरह बैठने लगा। इंस्पेक्टर दिलावर का मातिहत करीब ही खड़ा था। उसने अपने अफसर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ते देखी तो फौरन ही आगे बढ़कर बोला, जनाब आली, अगर आपको कोई मसला दरपेश हो तो इस नेक खिदमत के लिए मैं हाजिर हूँ। इंस्पेक्टर दिलावर ने उसे घूरकर कहा और फिर अकड़ते हुए बोला, हाँ ठीक है, लाल हवेली एक अरसे से बेआबाद और वीरान इमारत है। ये ऐन मुमकिन है
कि बाज़ अनासिर अपनी मुजरिमाना कार्रवाइयों के लिए उसे इस्तेमाल कर रही हों। ये लाल हवेली है कहाँ? मानी ने पूछा। ये इमारत कस्बे के दूसरे सिरे पर वाक़ई है, इंस्पेक्टर दिलावर ने बताया, और उसके बारे में कई कहानियां मशहूर हैं। सुना है, बल्कि लोगों ने वहाँ एक खूबसूरत औरत को मंडलाते हुए देखा है, और जो शख्स उसके जाल में फंस जाता है वो या तो पागल हो जाता है या फिर मर जाता है। ओह, मानी ने आहिस्ता से कहा। ये तो काफ़ी संगीन सूरत हाल है। हाँ, इंस्पेक्टर दिलावर ने सर हिलाया। दफतन। मानी को एक ख्याल आया और वो फौरन ही बोल उठा। और वो दोनों किसी जागिर उस्ताद का नाम भी ले रहे थे। क्या? इंस्पेक्टर दिलावर उछल ही तो पड़ा था। उसका मातिहत भी चौंक कर मानी को देखने लगा। ये आपने क्या नाम ले दिया मानी साहब? क्यों, क्या हुआ? मुजरिमाना सरगर्मियों में जागिर उस्ताद का सफ़े अव्वल में नाम आता है, लेकिन वो छलावा है। वो अपने कारिंदों से भी पोशीदा रहता है। वो कहाँ है, कौन है? आज तक ये सवाल ही है। इसका जवाब कभी नहीं मिल सका। मानी ने सर हिलाया। आप लोग लाल हवेली पर छापा मारो, हो सकता है कि इस सवाल का जवाब मिल जाए। बल्कि मेरे ख्याल से छापा मारने के बजाय उस जगह की निगरानी करनी चाहिए, और साथ साथ उन दोनों बंदों जॉनी और सोनू को भी नज़र में रखना चाहिए। हाँ, चूंकि इस मामले में जागिर उस्ताद का नाम आ रहा है, इसलिए मैं आईजी साहब के सामने ये मामला रख देता हूँ, फिर उनका जो फैसला होगा। मानी ने मुतमईन अंदाज में सर हिला दिया। सोनू और जॉनी अपने मुकर्रर वक्त पर लाल हवेली के इलाके में पहुंच गए। वो यहाँ टैक्सी में आए थे और ज़रा फासले पर उतरने के बाद टैक्सी वाले को किराया दिया और पैदल ही लाल हवेली की तरफ रवाना हो गए। सर्दी अपने इब्तदाई मराहिल में थी, इसलिए फिजा में हल्की खुनकी मौजूद थी। एक चौड़ी सड़क के खात्मे पर ही एक कच्चा रास्ता था, जिसके दोनों जानिब दरख्तों के झुंड मौजूद थे। उन्हीं दरख्तों के दरमियान में मौजूद थी लाल हवेली, जिसके बारे में कई पुरस्कार दास्तानें मशहूर थीं। लाल हवेली के अतराफ में चहार दीवारी खींची हुई थी, जिसके फाटक से गुजरने के बाद जैली इमारत मौजूद थी। ये बेआबाद और वीरान खंडर जैसी इमारत इस वक्त भी हमेशा की तरह तारीकी में डूबी हुई थी। फाटक से अंदर दाखिल होने के बाद उन्होंने अपने हाथों में पकड़ी हुई टॉर्चें रोशन कर ली थीं। यार जॉनी, सोनू ने कहा, यहाँ आकर ना जाने क्यों मेरे दिल की अजीब सी हालत हो जाती है। ये बोलो कि डर के मारे हवा खिसकती है। जॉनी ने मुंह बनाया। फिर वो रिस्ट वॉच की रीडियम सुइयों पर नजर डालते हुए बोला, माल आने में सिर्फ 10 मिनट बाकी हैं। 12 बजे माल गोदाम में रखकर हम लोग भी रवाना हो जाएंगे। सोनू खामोश रहा। अब वो जैली इमारत के नज़दीक पहुंच चुके थे। दफतन। इमारत के अंदरूनी हिस्से से खटपट की आवाज़ें उभरी। दोनों ने चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखा। ये अंदर कौन है? सोनू हकलाया। आओ देखते हैं। जॉनी ने सर हिलाया और मोहतात अंदाज में कदम आगे बढ़ा दिए। छोड़ो, सोनू ने उसे रोका। माल आ जाने दो, उसे उतारने के लिए अंदर तो जाना ही होगा। थोड़ा इंतजार करो, डरपोक हो तुम। जॉनी चिढ़ाने वाले अंदाज में मुस्कुराया। तुमको इस फील्ड में उस्ताद ने क्या सोचकर भर्ती किया है? सोनू ने अपने होंठ भींच लिए और फिर वो एक झटके से आगे बढ़ा, यूं जैसे उसे जॉनी का रिमार्क सख्त नागवार गुजरा हो। लाल हवेली का सदर दरवाज़ा नहीं था। खुली हुई जगह से वो दोनों अंदर दाखिल हो गए और फिर टॉर्चों की रोशनी में उन्होंने जो कुछ देखा वो कम से कम सोनू तो बर्दाश्त नहीं कर सका था। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज़ गोया उसके हलक में ही घुटकर रह गई। भागो सोनू, भागो। ये आवाज़ खुद जॉनी की थी, वही जॉनी जो अभी तक अपनी दीदा दलेरी के झंडे गाड़ता रहा था। वो दोनों घूमे ही थे कि अचानक उनकी गर्दनों पर कोई वजनी शय आकर लगी, यूं जैसे उन्हें दबोच लिया गया हो। फिर दोनों औंधे मुंह गिरे और बेहिस्सो हरकत हो गई। रात का ना जाने कौन सा पहर था जब मानी के घर का दरवाज़ा किसी ने जोर जोर से धड़धड़ाया। मानी गहरी नींद से हड़बड़ा कर उठा था। इस वक्त कौन आ गया? वो बुड़बुड़ाया। उसने उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने पुलिस की लारी समेत इंस्पेक्टर दिलावर दांतों की नुमाइश करता हुआ दिखाई दिया। उसने बड़ी गर्मजोशी से मानी के हाथ को अपने हाथ में ले लिया। अरे मानी साहब, आपने तो कमाल ही कर दिया। वाह, क्या हुआ भाई? मानी ने अपनी आंखें फाड़ी। मेरे ख्याल से आपकी नींद खराब हो गई है। उसका लहजा माजरत ख्वाह आना था, लेकिन बात यह है कि आपकी दी हुई इतला के मुताबिक हम लोगों ने लाल हवेली को अपने मुहासरे में ले लिया। और अंदर आ जाओ इंस्पेक्टर साहब, मानी ने टोका। घर में बैठकर आराम से बात करती हैं। मैं तो आपको लेने आया हूँ, इंस्पेक्टर दिलावर ने कहा। दरअसल हमें काफ़ी हद तक यकीन है कि आज लाल हवेली में कोई कार्रवाई होने वाली है। बात दरअसल ये है कि हम लोगों को अपने ज़राए से भी इस बारे में चंद शवाहिद मिले हैं। अच्छा, मानी ने सर हिलाया। इसका मतलब यह है कि मेरी मेहनत रायगा नहीं गई। बिल्कुल बिल्कुल, इंस्पेक्टर दिलावर ने सर हिलाया। और इसीलिए मैं आपको साथ ले जाने के लिए आया हूँ, ताकि उस वक्त आप भी मौजूद हों। चलो फिर, मानी ने कहा।
मैं 5 मिनट में तैयार होकर आता हूँ। हाँ ज़रा जल्दी आइए, वक्त कम है। मानी घर में चला आया और जल्दी जल्दी तैयार होकर इंस्पेक्टर दिलावर के साथ रवाना हो गया। रास्ते में इंस्पेक्टर दिलावर ने बताया, मैंने लाल हवेली में निगरानी के लिए नफरी लगा दी है। अरे 12 तो बजने वाले हैं। ये कहकर उसने जीप की रफ्तार बढ़ा दी और फिर जल्द ही वो दोनों लाल हवेली जाने वाली सड़क पर निकल आए। दफातन फिजा फायरों के धमाकों से गूंज उठी। लाल हवेली की तरफ से गोलियां चलने की आवाज़ें आ रही थी। ये क्या हुआ? इंस्पेक्टर दिलावर बुड़बुड़ाया। इसका मतलब यह है कि मार्का शुरू हो गया है। ऐसा ही लग रहा है। मानी ने सर हिलाया। मुजरिम आ चुके हैं। हाँ, इंस्पेक्टर दिलावर ने सर हिलाया। एन उसी वक्त सामने से एक कार इंतहाई तेज रफ्तारी से दौड़ती हुई आई और जन करके उनकी जीप के करीब से निकलती चली गई। इंस्पेक्टर दिलावर ने फौरन ही अपनी जीप को साइड किया था, वरना शायद कार उनकी जीप से टकरा जाती। इंस्पेक्टर साहब इसके पीछे चलो, मानी ने तेजी से कहा। मेरे ख्याल से मुजरिम फरार हो रही हैं। इंस्पेक्टर दिलावर ने फौरन ही जीप मोड़ दी और एक्सेलरेटर पर फुल दबाव डाल दिया। जीप एक झटके से आगे बढ़ी और फिर जल्द ही उन्होंने कार को जा लिया। अब उन्होंने देखा कार में एक ही शख्स था जो ड्राइविंग कर रहा था और उसकी कोशिश यही थी कि किसी तरह जीप से उसकी कार का दरमियानी फासला बढ़ जाए। अचानक कार से एक फायर हुआ और गोली उनके सरों पर से गुजर गई। साथ ही दूसरा फायर हुआ। अब की बार भी इंस्पेक्टर दिलावर बाल बाल बचा। उस वक्त मानी ने इंस्पेक्टर दिलावर के होलिस्टर से रिवॉल्वर निकाला और इंस्पेक्टर दिलावर से बोला, आप ज़रा दरमियानी फासला बढ़ाओ। उसने चौंक कर मानी की तरफ देखा और जीप की स्पीड ज़रा कम कर दी। दरमियानी फासला बढ़ते ही मानी ने कार की तरफ फायर कर दिया और फिर वह धमाका काफ़ी ज़ोरदार था। स्पीड में होने की वजह से कार बुरी तरह लहराई और काफ़ी आगे तक जाने के बाद रुक गई। जीप भी अब रोक ली गई थी। फिर कार का दरवाज़ा खुला और बर्क रफ्तारी से कोई भागता हुआ सड़क की दूसरी तरफ दरख्तों की आड़ में चला गया। ये दोनों भी जल्दी से जीप से उतर पड़े। वो उतर गया है, मानी ने कहा। अभी तक वो लोग जीप की आड़ में थे। हाँ, और वो हमें बआसानी देख सकता है, इंस्पेक्टर दिलावर बोला। हमें भी अब दरख्तों की आड़ लेनी चाहिए। और फिर स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी में दोनों ने बर्क रफ्तारी से दरख्तों की तरफ दौड़ लगा दी। अब चारों तरफ सन्नाटा था। दफातन लगातार 2 फायर हुए और गोलियां उनके करीब से गुजर गईं। एन उस वक्त पुलिस वैन के सायरन का शोर सुनाई दिया। शायद अब लाल हवेली में निगरानी करने वाले इस तरफ आ रहे थे, लेकिन वो लोग इतनी देर से क्यों आ रहे थे? उस वक्त ये सोचने का टाइम नहीं था। रिवॉल्वर मानी के ही हाथ में था। उसने अपने अंदाजे से आने वाली गोलियों की सिमत फायर कर दिया। फौरन ही एक दर्दनाक चीख गूंजी और कोई धड़ से गिरा। वो लोग उसी तरफ झपटे। पुलिस की वैन भी अब करीब आ चुकी थी। लाल हवेली में जॉनी और सोनू को मौके पर ही धर लिया गया था। पुलिस के चंद कांस्टेबल पहले ही से अंदर मौजूद थे। उन्होंने अपने हाथ पैरों की मदद से ही उन पर फौरी तौर पर काबू पा लिया था। इसके बाद कार में आने वाला वो शख्स फरार हो गया था। शायद वो मौके की नज़ाकत को भांप गया था, लेकिन मानी की फौरन हाजिर दिमागी से वो भी अब हिरासत में था और उसकी कार से भारी मिकदार में चरस बरामद हुई थी। गोली उसकी रान पर लगी थी और अभी उसकी शनाख्त नहीं हो सकी थी। बहरहाल 80% इम्कान था कि यह मुजरिम खुद ही जागिर उस्ताद था। दूसरी तरफ आईजी साहब ने खुद मानी को अपने ऑफिस में तलब किया था और मानी की इस केस में कारकर्दगी पर उसे शाबाश दी थी। भाई, तुम्हारी जितनी भी तारीफ की जाए कम है, आईजी बोले। तुमने किसी माहिर जासूस की तरह इस केस में पुलिस के महकमे की मदद की है। शुक्रिया, मानी ने मुस्कुराकर सर हिलाया। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि कल से पहले तक कभी मैंने रिवॉल्वर को हाथ तक नहीं लगाया था। अरे, आईजी चौंके। तो फिर कल? बस जो कुछ हुआ वो कुदरती तौर पर हुआ, मानी ने सर हिलाया। मैं नहीं जानता कि कैसे हुआ। गुड, आईजी ने सर हिलाया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको बाकायदा तरबियत दी जाए तो आप तो मुल्की सतह पर अपनी खिदमात से आवाम को फ़ायदा पहुंचा सकती हैं। हो सकता है कि आपका ख्याल दुरुस्त हो, मानी ने कहा। मैं फौरी तौर पर आपको ये ऑफ़र करता हूँ, आईजी ने पुरजोश अंदाज में कहा, ताकि मुल्क कौम को आपकी ज़ात से इस्तिफ़ादा हासिल हो। मैं आपकी पेशकश पर गौर करूँगा, मानी ने कहा। फिल वक्त तो मैं अपने ही मसले में उलझा हुआ हूँ। कौन सा मसला? मुझे 2 चीज़ों की तलाश है, मानी ने तवील सांस ली। एक तो अपने बुजुर्ग दीनू बाबा की और दूसरे उस जगह की जहाँ की ज़मीन लाल हो और दरख्तों के पत्ते नीले हों। बस मुझे वहाँ जाना है। क्या मतलब? आईजी ने उलझे हुए अंदाज में कहा। मतलब तो मैं भी अभी नहीं समझ सका हूँ। आपको क्या बताऊँ, फ़िलहाल तो मेरे पास यही एक इशारा है। ओके, आईजी ने सर हिलाया। मेरा एक दोस्त है प्रोफेसर दुर्रानी,
वो जहां दीदा इंसान है उसकी सारी जिंदगी मुहिम जुई के शौक में गुजरी है। हो सकता है कि ऐसी कोई जगह मौजूद हो। अगर ऐसा है तो ज़रूर उसके इल्म में होगी। ठीक है, ये मुनासिब रहेगा। मानी ने सर हिलाया। तुम उससे मुलाकात कर लो और इसके बाद किसी किस्म की मदद दरकार हो तो मुझे ज़रूर बताना, और मैं तुम्हारे दीनू बाबा की तलाश के लिए भी अपने मातहतों को अलर्ट कर देता हूँ। मानी ने सर हिला दिया।